चलो चार्जिंग सेक्शन के बाद इसको, इस चार्ट को जल्दी से नोट करो यहाँ तक। अच्छा सॉरी, है ना ये बना लिया था, सबने बना लिया ये, बना बना 2 मिनट में जल्दी से बना, है ना। ये अपन ने क्या पढ़ा था, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट, है ना। ये तो तुम लोग को पता है, 1 जन टू 31 दिसंबर होता है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, हमेशा यही फॉलो होगा। कौन ये यस, डन। चलो चार्जिंग सेक्शन बताओ जल्दी से, क्या था। एवरी पर्सन, टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम जो कि कब कमाई, प्रीवियस ईयर में, टैक्सेबल कब होगी, एवरी असेसमेंट ईयर में, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हैं वो जस्ट इमीडिएट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर में क्या होता है, टैक्सेबल होता है, ठीक है। और कौन से रेट से टैक्सेबल होगी इनकम, कहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है, फाइनेंस एक्ट में या फिर इनकम टैक्स एक्ट में, या बोथ, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इस चार्जिंग सेक्शन में हमने असेसमेंट ईयर समझ लिया, प्रीवियस ईयर समझ लिया, ठीक है। 3 चीजें और बची हुई है, टोटल इनकम कैसे निकालनी है, एवरी पर्सन कौन है, और रेट्स क्या है, ठीक है। तो एक एक करके अपन धीरे धीरे सारी चीजें आप कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले टोटल इनकम का कंप्यूटेशन हम कैसे करने वाले हैं, अभी हम नहीं सीख पाएंगे, इसके लिए हमको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, ठीक है। बट हम इस पूरे सिलेबस में करने क्या वाले हैं, हम टोटल इनकम ही कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो लिखो, चलो देखो, इन दिस सब्जेक्ट we have to calculate total income and tax of assessee,
टोटल इनकम का कंप्यूटेशन कैसा होगा? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जब हम पूरा सीख जाएंगे तो हम एंड में ये बना पाएंगे जो हम अभी बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं बस ये आइडिया देने वाली हूँ कि क्या करने वाले हैं हम पूरे एंड में, हमको यहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, तो हम नेम ऑफ एसएससी लिखेंगे किसका हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25, है ना, यही रहने वाला है। कितने हेड्स ऑफ इनकम है? 5 हेड्स है। पांचों हेड्स की इनकम अलग अलग कंप्यूट करके हम यहाँ पे लिखेंगे। पांचों हेड्स की इनकम का टोटल जब लगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। और उसमें से क्या माइनस करते हैं? डिडक्शंस। तो क्या आ जाता है? टोटल इनकम आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं? हम इनकम फ्रॉम सैलरी निकालेंगे। ये एक चैप्टर है हमारा। ठीक है, ये जो 5 हेड्स है ना बेटा, ये 5 चैप्टर है हमारे कोर्स के। ठीक है, सेकेंड हेड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसी सीक्वेंस में इनको पढ़ें, ये सारे हेड्स आपस में इंडिपेंडेंट है, हम कोई भी पहले पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स and income from other sources. ये क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम में लेस होंगे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। तो हम पहुंच जाएंगे टोटल इनकम पर। ठीक है, इसको नेट टैक्सेबल इनकम भी बोलेंगे अपन, एनटीआई, एनटीआई शॉर्ट में। ठीक है, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम, एनटीआई नेट टैक्सेबल इनकम। इस इनकम पे फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? टैक्स। ठीक है ना, तो चार्जिंग सेक्शन में टोटल इनकम से क्या मतलब है वो समझ में आ गया कि हमको इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, टोटल इनकम का कंप्यूटेशन। अब चार्जिंग सेक्शन में एक वर्ड है पर्सन, उसको समझ लेते हैं, है ना, फिर अपन रेट्स पर आते हैं। ठीक है, हटा दो बेटा ये। चलो, पर्सन जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 31 में डिफाइन किया गया है। ठीक है,
देखो 7 लोग हैं जिनको पर्सन की डेफिनेशन में क्या किया है, कवर किया है। तुम लोग अगर नोट्स देखोगे तो मैंने एक ऐसे चार्ट बनाया हुआ है उसका, ठीक है। कौन कौन है डिस्कस करते हैं, चलो। सबसे पहले लिखा है इंडिविजुअल, सबसे पहले लिखा है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन है, नेचुरल ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, चाहे मेल फीमेल या थर्ड जेंडर। उसमें माइनर चाइल्ड भी कवर हो जाएगा, उसमें इन सेम अनसाउंड माइंड वाला पर्सन भी कवर हो जाएगा, ठीक है। माइनर चाइल्ड हालांकि जो भी पैसे कमाता है उसकी इनकम उसके गार्जियन के हाथ में टैक्सेबल होती है, ठीक है। बट कुछ कुछ इनकम्स ऐसी भी पढ़ेंगे अपन जो माइनर चाइल्ड अपने ही नाम पर टैक्स उस पर पे करेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल, कोई डाउट है नहीं। सेकेंड पर्सन इज HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में जानते हो, है ना। हिंदू लॉ के हिसाब से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और फैमिली अगर हो तो क्या फॉर्म हो सकता है, HUF हो सकता है फॉर्म, ठीक है। पर हिंदू लॉ भी अलग अलग है, 2 स्कूल्स ऑफ लॉ है ना, मिताक्षरा और दया भगा। दया भगा कहाँ लगता है, चार्ट निकालो, वेस्ट बंगाल में और असम में। उसके हिसाब से HUF कैसे चलता है, को पार्सनरी राइट्स होते क्या है, जो प्रॉपर्टी है उस पे राइट, मतलब जो को पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉपर्टी में बंटवारा डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी कंट्री में जो HUFs हैं उसमें बाय बर्थ ही बच्चा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बाय बर्थ ही बच्चा क्या बन जाता है, को पार्सनरी राइट क्रिएट हो जाता है उसका, ठीक है। मतलब वो बंटवारा डिमांड कर सकता है, ठीक है। पर वेस्ट बंगाल और आसाम में लॉ थोड़ा सा अलग लगता है, ठीक है। वहां पर जब तक फादर है तब तक बच्चे को कोई को पार्सनरी राइट्स नहीं मिलते, ठीक है। फादर और फादर के जो ब्रदर होंगे, ठीक है, उनके पास ही बस क्या रहेगा, को पार्सनरी राइट्स, ठीक है। समझ में आया। तो जो हेड होता है वो करता होता है, ये पता है ना। 2005 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद डॉटर्स के पास भी को पार्सनरी राइट्स आने लग गए। आफ्टर मैरिज भी डॉटर प्रॉपर्टी में राइट्स रखती है, ठीक है ना। तो वो तो चेंज हो गए। बस कौन को पार्सनरी राइट्स नहीं रखता, मिताक्षरा में भी अगर बात करें अपन तो वाइफ्स, ठीक है। वाइफ और ग्रैंड डॉटर नहीं, ग्रैंड सन की वाइफ, डॉटर इन लॉ, ठीक है। डॉटर इन लॉ और वाइफ्स को पार्सनरी राइट्स नहीं रखेंगे, डॉटर्स को पार्सनरी राइट्स रखेंगे, ठीक है। समझ गए हो यहाँ तक, हाँ। देखो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे, पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जैसे कंपनी की डेफिनेशन भी बहुत बड़ी है, तो अभी आगे अपन को कंपनी की डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी तब मैं उसको पढ़ाऊंगी, अभी पढ़ा भी दूंगी फिर से तो भी भूल जाओगे, ठीक है। तो अभी अपन ओवरऑल समझ रहे हैं कि पर्सन्स में कौन कौन कवर होगा, ठीक है। तो कौन कौन, इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया। थर्ड नंबर पे मैं लिखती हूँ कंपनी। कंपनी में 2 पार्ट्स हैं, इतना बस ध्यान रख लो अभी के लिए, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी जो इंडिया में कंपनीज एक्ट या पहले के किसी लॉ के अंडर रजिस्टर हुई होगी और जिसका ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, मेन ऑफिस कहाँ है, इंडिया में, ठीक है ना। इसके अंदर कोऑपरेशन वगैरह भी कवर किए हैं, ठीक है। और फॉरेन कंपनी जो डोमेस्टिक नहीं है उसको क्या बोल दिया है, फॉरेन। ये 2 बाइफरकेशन इसीलिए बनाए हैं क्योंकि दोनों पे रेट्स अलग है। अभी जब रेट्स बनाएंगे तो कंपनी में डोमेस्टिक कंपनी के लिए रेट्स अलग है और फॉरेन कंपनी के लिए रेट अलग है,
ठीक है, चलो 4th नंबर में मैं लिख रही हूँ फर्म। इनकम टैक्स एक्ट में फर्म को डिफाइन ही नहीं किया। इनकम टैक्स एक्ट में बोला कि जो पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी एक्ट में बोला गया है ना, फर्म का मतलब वही फर्म का मतलब है। ठीक है, और दोनों पढ़ चुके हो कि नहीं? पढ़ चुके हो ना? तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से फर्म क्या है? एसोसिएशन पर्सन है। फर्म क्या है? देखो, अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, कैरिड बाय, ठीक है, और पार्टनर जो फॉर्म करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? फर्म, है ना। बाकी जो अंदर ओनर्स होते हैं उनको पार्टनर्स बोलते हैं, ठीक है। और एलएलपी में भी सेम है, ठीक है, सिमिलर ही है। तो फर्म में पार्टनरशिप, फर्म और एलएलपी दोनों कवर हो गया। फिफ्थ में कल पढ़ा था एओपी और बीओआई। एग्जाम्पल में इसमें लिख लो A limited and B individual joint venture। A limited and B individual अगर जोड़ेंगे तो क्या है? AOP। एंड A भी इंडिविजुअल है एंड B भी इंडिविजुअल है, ये दोनों साथ में आएंगे तो क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जरूरी नहीं होता कि प्रॉफिट अर्निंग के लिए ही हो, बट एओपी प्रॉफिट अर्निंग के लिए ही होता है, ठीक है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो कुछ भी हो सकता है कि भाई हमको सामान खरीदना है, मुझे भी कुछ सामान खरीदना होता है, तुम्हें भी वही सामान खरीदना होता है। अलग अलग हम छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा। तो हमने क्या बोला कि चलो एक काम करते हैं, पैसे पूल कर लेते हैं, पैसे पूल कर लेते हैं और साथ में जाकर बल्क में परचेजिंग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? दोनों का फायदा। तो ये भी बीओआई है बेटा, ठीक है, समझ में आया? हमें हमारी सोसाइटी के बाहर रोड बनवानी है, गवर्नमेंट बना के नहीं दे रही, चलो हम कंट्रीब्यूट कर लेते हैं और रोड बनवा लेते हैं, ये भी क्या है? बीओआई है, ठीक है। जरूरी नहीं होता है कि प्रॉफिट के लिए फॉर्म हो, ठीक है। फिर 6 नंबर पे लिखो लोकल अथॉरिटी। इसमें अपना एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन, अपनी लोकल अथॉरिटी का, नगर निगम। इसमें एक और एग्जाम्पल लिख लो तो याद रहेगा, ग्राम पंचायत, सुना है ना? ग्राम पंचायत इज ऑल्सो लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का एक जुरिसडिक्शन एरिया होता है, एक एरिया होता है जिसमें वो ऑपरेट करते हैं। उस एरिया के अंदर जितनी भी वो सर्विसेज देते हैं उसके लिए वो पैसे चार्ज करते हैं, तो उस पैसों को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। एग्जेम्प्ट का मतलब समझ में आया था ना? इनकम है पर गवर्नमेंट बोल रही है इस पे टैक्स हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस एरिया के बाहर वो सर्विसेज देंगे और उसके लिए वो पैसे लेंगे, तो हो सकता है कि वो टैक्सेबल हो। बट अपने एरिया के बाहर अगर वो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस दे रहे हैं तो वो भी टैक्सेबल मतलब एग्जेम्प्ट है, ठीक है। मतलब लोकल अथॉरिटी के हाथ में कुछ ही पैसा कुछ होगा जो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। एंड लास्ट अपन ने कल डिस्कस किया था क्या? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ज्यूरिडिकल कर लो।
AJP, इसमें आ जाएंगे DTs, भगवान, यूनिवर्सिटीज, ठीक है, क्लियर है ना। अब ये 7 जो पर्सन है सबके लिए एक ही टैक्स रेट नहीं है बेटा, जो टैक्स रेट्स हैं वो पर्सन टू पर्सन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं किस पे, टैक्स रेट्स पे, ठीक है। तो ये जो MCQs है 20 है ना, ये प्री बैच वाले बच्चे कर चुके हैं ना, तो बाकी बच्चे इनको होमवर्क में करके लेकर आना, ये 20 MCQ, अगर कोई डाउट होगा तो अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे टैक्स रेट्स हैं, एक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैं देखो 2 तरीके की टैक्स रेजिम्स हैं, है ना, एक डिफॉल्ट और एक जनरल। अभी उन्होंने 2 तरीके की टैक्स रेजिम्स बना दी, एक डिफॉल्ट टैक्स रेजिम और एक जनरल। हम पहले बात करेंगे, हम पहले सीखेंगे जनरल, ठीक है, फिर बाद में मैं तुम लोगों को सिखाऊंगी डिफॉल्ट, ठीक है ना। असेसी के लिए जो बेनिफिशियल होती है वो हम उसके हिसाब से उसका टैक्स क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। हम हर साल चुन सकते हैं कि हमको डिफॉल्ट वाले रेट से पे करना है कि जनरल वाले रेट से। ऐसा नहीं है कि एक बार चूज कर लिया तो वही फॉलो करना पड़ेगा, हम हर साल दोनों में टैक्स कैलकुलेट करके देख सकते हैं, दोनों में जिसमें कम टैक्स आ रहा होगा हम वो पे कर सकते हैं दोनों। समझ में आया क्या, ठीक है। पर दोनों टैक्स रिजीम्स में कैलकुलेशन का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो अभी हम फिलहाल जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, जनरल सीखेंगे, ठीक है ना। तो तुम लोग पहले मेरे साथ लिखो कुछ चीजें, टैक्स रेट्स, कौन से असेसमेंट ईयर के टैक्स रेट्स देखने हैं, हर असेसमेंट ईयर के टैक्स रेट्स चेंज हो जाते हैं, अपन को कौन सा देखने हैं, 24 25, प्रीवियस ईयर 23 24 के, ठीक है। जनरल टैक्स रेजीम के हिसाब से वी आर डिस्कसिंग, है ना। फाइनेंस एक्ट 2023 में ये रेट्स गिवन है, ठीक है। अच्छा कुछ देखो, जो आपकी ओवरऑल इनकम होती है उस पे इस रेट से, ये जो फाइनेंस एक्ट में रेट दिए हुए हैं जो हम पढ़ने वाले हैं उस रेट से टैक्स लगता है, ठीक है। पर कुछ स्पेसिफिक इनकम्स ऐसी होती हैं जिन पर ये वाला रेट नहीं लगता, उन पर रेट अलग से गिवन है, वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर गिवन है। जैसे मैंने कल तुम लोगों को बताया था विनिंग, बताया था MPL में पैसा जीतोगे 1 करोड़ जीत गए, ठीक है, या घोड़े की रेस में पैसे लगाए, ठीक है, या KBC में पैसे जीते, जो भी विनिंग्स होंगी उस पर इनकम टैक्स एक्ट में दिया है 30% का रेट, तो उसमें ये वाले रेट जो हम पढ़ने वाले हैं वो एप्लीकेबल नहीं है, उसमें वो स्पेशल रेट ही लगेगा। कैपिटल गेन करके एक हेड है ना, तो उसमें
कैपिटल गेन के कुछ कुछ रेट्स मेंशन है कि अगर कैपिटल गेन इक्विटी शेयर बेचकर हुआ है ना, लॉन्ग टर्म मतलब 2 साल रखे इक्विटी शेयर और फिर बेचे और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उसमें 10% का रेट है। ठीक है, तो उसमें फिर ये वाले रेट्स नहीं लगाएंगे। उसके लिए कौन से रेट्स है? स्पेशल रेट्स है। ठीक है, तो एक तो जनरल रेट्स है और दूसरा स्पेशल टैक्स रेट्स है। अब ये रेट्स हमको अभी याद नहीं करने, स्पेशल रेट्स हमको अभी याद नहीं करने, अभी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। बट जब जब जो चैप्टर आएगा और उस इनकम के बारे में सीखेंगे तब तब उसका रेट अपन याद करें। ठीक है, जैसे अदर सोर्सेज में आएंगे तब विनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजों को विनिंग बोलते हैं, है ना, तभी विनिंग का रेट भी क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। कैपिटल गेन में आएंगे तो कैपिटल गेन का रेट याद कर लेंगे। तो अभी पूरे रेट्स याद करके कुछ नहीं करना है हमको। ठीक है ना, तो स्पेशल रेट्स में यहाँ पे लिखवा दे रही हूँ, बट हमको उनको याद नहीं करना। ठीक है, चलो कौन कौन से ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर अभी अपन। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर गिवन है बेटा ये, इसमें आ जाएगा आपका विनिंग 30% का टैक्स लगेगा। इसमें आ जाएगा आपका बिटकॉइन 30% का टैक्स लगेगा। एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कैश क्रेडिट का, कि आपके अकाउंट में पैसा आया बट आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ से आया। ठीक है, मतलब आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मतलब वो चोरी का पैसा। ठीक है, उस पे 60% का रेट है और उसमें फिर एक आएगा भी, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, सरचार्ज। ठीक है, नहीं वो तो HEC है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो भी लगता है। तो वो सब ऐड करने के बाद टोटल जो रेट निकल कर आता है वो 78% का निकल कर आता है। ये वो पैसा है जो आपने इनकम टैक्स वालों से छुपाया। ठीक है, अब वो क्या हुआ था कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तब लोगों ने, तब ये कैश क्रेडिट वाला रेट नहीं आया था, तब लोगों ने क्या किया, बैंक में पैसा डाला, बट वो पैसा उनके पास पहले से कैश में था, एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कहाँ से आया ये पैसा, क्योंकि वो तो कौन सी इनकम से था, जो इनकम छुपाई हुई है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उसी टाइम ये टैक्स का अमेंडमेंट किया था कि आपके जो ऐसी इनकम आई है, ऐसे डिपॉजिट्स आए हैं जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है कैश क्रेडिट्स में। ठीक है, तो उसपे 60% और उसपे सरचार्ज, उसपे HEC, इफेक्टिव रेट निकल कर आएगा 78%। बचेगा कितना आपके पास? बस। ठीक है, समझ गए, वो रख लेना अपने पास। इसके बाद LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है, सेक्शन 112A वाला, उस पे 10%। और एक अपन पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला। ये सब अभी बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग कैपिटल गेन वाले चैप्टर में सब कवर होगा। ठीक है ना, ध्यान देने वाली बात अब करते हैं अपन, जनरल टैक्स रेट सीखते हैं। ठीक है, चलो तुम लोग अपने नोट्स में भी देख सकते हो, तो लास्ट पेज है, पेज नंबर 13, है ना, लिखवा भी दूंगी मैं, एक एक रेट समझते हैं और एक एक का रेट कैलकुलेशन सीखते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP, ये वाले नोट्स नहीं मिले देखो, ये ले अभी।
नहीं है ना मेरे पास इसमें। और इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचओएफ एओपी बीओआई और एजीपी क्या है? जुडिशियल पर्सन। ये रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, उसके लिए रेट्स क्या है अब समझना। रेट्स कैसे दिए हैं? टोटल इनकम अप टू 2,50,000 पर जीरो टैक्स है। ठीक है, 2,50,000 तक की इनकम पे जीरो है ना। हम क्या करेंगे, हम जितना भी पैसा कमा रहे हैं उसके हम अलग अलग हिस्से बनाएंगे, अलग अलग पोर्शंस बनाएंगे हम। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास ये पूरा बंडल रखा हुआ है पैसों का, ऐसे इमेजिन करना। इन पैसों के बंडल्स को हमने अलग अलग बंडल्स में बांटा। पहला बंडल हमने बनाया कितने का, 2,50,000 का। उस पे हमें टैक्स कितना देना है, जीरो। ये पूरा बंडल हमारे पास है, इस पे कोई शेयर हमको गवर्नमेंट को देना नहीं। दूसरा बंडल हमने बनाया 2,50,000 से 5,00,000। 2,50,000 से 5,00,000 के बीच में कितने पैसे आए, 2,50,000 है ना। 2,50,000 से 5,00,000 तक कितने पैसे, 2,50,000। इस 2,50,000 के बंडल में, ये सेकंड बंडल है ना हमारा, इस पे हमको गवर्नमेंट को कितना पोर्शन निकाल के देना है, इससे हमको 5% निकाल के गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, तो इससे 5% निकाल के हमने गवर्नमेंट को दिया। ठीक है, थर्ड बंडल हमने बनाया 5,00,000 से 10,00,000। 5,00,000 के ऊपर 10,00,000 तक कितने पैसे हुए, 5,00,000। ये 5,00,000 का बंडल है। इसमें से 20%, इसका 20% निकाल के मुझे गवर्नमेंट को देना है। और फोर्थ बंडल मैंने बनाया 10,00,000 के ऊपर जितनी भी इनकम गई है मेरी, उस फोर्थ बंडल का 30% मुझे गवर्नमेंट को देना है। समझ में आई वाली बात? ठीक है, तो अप टू 2,50,000 जीरो, 2,00,000 टू 5,00,000 5%, 5 टू 10 20% और 10 के ऊपर 30%। ठीक है, क्लियर हुआ? इस तरीके से हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। किन के लिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। ठीक है, समझ गए है ना। चलो आगे का रेट सीनियर और सुपर सीनियर के लिए वो बताती हूँ, बट उसके पहले कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तुम लोग के नोट्स में मैंने जो क्वेश्चन डाला है, हाँ, उसका ए वाला पार्ट करेंगे, है ना। तो तुम लोग अपने रजिस्टर में पेज नंबर लिखना, पेज नंबर 13। टैक्स रेट नोट करने हैं क्या अपने उसमें नोट्स में? चलो शॉर्ट में लिखेंगे, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एओपी बीओआई, नोट्स में लिखे हुए हैं, फिर भी लिख लो, जितना लिखोगे उतने अच्छे से याद हो जाएगा। एचयूएफ एजेपी, इसमें ए बी सी बनाएंगे। सबसे पहले इन केस ऑफ इंडिविजुअल एओपी बीओआई एचयूएफ एजेपी, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ठीक है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट क्या है, टोटल इनकम अप टू 2,50,000, टैक्स कितना है, कुछ नहीं, 2,50,000 टू 5,00,000, टैक्स कितना है, above 5,00,000 to 10,00,000 20%, and above 10,00,000 30%। ठीक है, पेज 13 क्वेश्चन का ए वाला पार्ट हम करेंगे।
अंजलि क्या कर रही है बेटा? कभी आ रही है क्लास में, कभी जा रही है क्लास से, ऐसे कैसे समझ में आएगा? रिकॉर्डिंग देखना आज की, ठीक है अंजलि? चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मिस्टर एक्स है, टोटल इनकम बेटा 16 लाख है, प्रीवियस है 23-24 की, ठीक है। इनकम कंप्राइजिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ठीक है। हमको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। उसकी एज हम अभी कितनी मान रहे हैं? 45 ईयर, हम ए वाला कर रहे हैं, ठीक है। 63 वाले ईयर्स में कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगा, 82 में कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगा। अभी हमने नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए रेट्स सीखे, है ना। Assume that Mr. X has exercised the option to shift out of the default tax regime. हमने दो टैक्स regime के बारे में सुना ना, सीखा नहीं है अभी, सुना है बस। एक तो डिफॉल्ट और एक तो जनरल। तो उसने शिफ्ट आउट किया है डिफॉल्ट में, मतलब डिफॉल्ट से कैलकुलेशन नहीं करना है, जनरल से करना है, जो हमने अभी सीखा है, ठीक है ना। चलो कैलकुलेशन करेंगे। देखो टोटल इनकम कितनी है? 16 लाख। Calculation of tax liability. Calculation of tax liability कैसे बनाएंगे? ऐसे लिखेंगे, अप टू 2,50,000 रेट कितना है, अमाउंट कितना आएगा? अप टू 2,50,000 रेट कितना है? डैश, अमाउंट भी कुछ नहीं, डैश, ठीक है। फिर मोर देन 2,50,000 टू 5 लाख, उसकी 16 लाख की इनकम है ना, तो 16 लाख की इनकम के कितने हिस्से होंगे? 4। पहले 2.5 लाख पे कुछ नहीं, दूसरे 2.5 लाख से 5 लाख, मतलब दूसरे 2.5 लाख पे कितने परसेंट? 5%, ठीक है। तो 2.5 लाख पे 5% कितना होता है? कैलकुलेटर चलाओ, पहली बार ही चलाना पड़ेगा, दूसरी बार तक याद हो जाएगा। 12,500, ठीक है। फिर 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक की इनकम, तीसरा हिस्सा 5 लाख। 5 लाख पे कितने परसेंट? 20%, है ना। कितना हुआ? 1 लाख। और 10 लाख के ऊपर 16 लाख तक, 16 लाख ही है उसकी इनकम, तो 16 लाख तक, ठीक है। कितने परसेंट? 10 लाख के ऊपर 16 लाख तक, मतलब 6 लाख पर 30%, कितना हुआ? 1,80,000 टोटल करेंगे। ठीक है। अब इस इनकम पे ये जो टैक्स आया है, इस पे जुड़ता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। ये हमेशा जोड़ते हैं हम एंड में, ठीक है। जो भी टैक्स आता है उस पर 4% और लगता है। ये जो अमाउंट है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का 4% का, देखो टैक्स जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो किसी भी पर्पज के लिए लगा सकती है, बट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन में ही पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो 2,90,000 टू 500 का 4% और कर दो,
और टोटल कर दो। 3 लाख 4,000। क्या तुम लोग को समझ में आ गया? हाँ, इस तरीके से अपन कैलकुलेशन करेंगे। अब अपन दूसरे रेट पे आते हैं, मतलब इसी का बी वाला, ये ए वाला किया अभी अपन ने, है ना? अब बी डालो। बी में आते हैं अपन सीनियर सिटीजन्स के लिए, बट अब अपन बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट्स। अपन ने ए में इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, एचयूएफ, है ना, और एजेपी सब कवर किए, रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट। पर जब अपन सीनियर सिटीजन की बात करेंगे तो अपन सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए ये रेट है और किसी के लिए भी नहीं। ठीक है, तो अपन लिखते भी है साथ में, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स ओनली रेसिडेंट individuals, that's it। सीनियर मतलब जिनकी एज 60 इयर्स और मोर है इन प्रीवियस ईयर। हम टैक्स असेसमेंट ईयर में भर रहे हैं, बट प्रीवियस ईयर में देखना है कि वो इंसान 60 का हो गया है क्या। अगर वो प्रीवियस ईयर में 60 का हो गया है तो उस पे ये वाला टैक्स लगेगा, ना कि ऊपर वाला। ठीक है, समझ गए क्या? है ना? क्या टैक्स लगेगा? थोड़ा सा कम टैक्स लगेगा गवर्नमेंट उनसे, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है ना? तो जो बेसिक एग्जेम्पशन थी यहाँ पर ऊपर, यहाँ पे यहाँ लिखो 2,50,000 के आगे बेसिक एग्जेम्पशन बोला जाता है इसको। ठीक है, जो ये बेसिक एग्जेम्पशन है वो 2.5 लाख की जगह गवर्नमेंट ने कर दिया 3 लाख। टोटल इनकम अप टू 3 lakhs डैश, कोई टैक्स, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। बट आगे का कोई चेंज नहीं है। देखो 3 लाख से अब अपन जाएंगे कहां तक? 5, 3 से 5 के बीच में कितना है? 2 लाख। 2 लाख पे कितना लगेगा? 5%। ठीक है, फिर 5 से अपन जाएंगे 10 तक, कितना लगेगा? 20%। और 10 के ऊपर जितने भी पैसे गए उस पे कितना लगेगा? 30%। एचईसी अपन को ऐड करना ही है ना? ठीक है, एचईसी का अपन एकदम पूरे आखिरी में नोट डाल देंगे कि हर बार अपन को 4% का एचईसी ऐड करना है। ठीक है, डन, लिख लिया। अब वही क्वेश्चन पेज 13, क्वेश्चन का बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। सेम, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स कितनी है? ₹16 lakhs। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, बताओ। अप टू 3 लाख रेट क्या है? कुछ नहीं। अमाउंट क्या है? कुछ नहीं, दोनों में डैश डैश डाल देंगे। फिर मोर देन 3 लाख टू 5 लाख, मतलब 2 लाख पे कितना? 5%। 2 लाख पे 5% कितना होता है? 10,000। फिर 5 लाख से 10 लाख 20%। 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितने पैसे होते हैं? 5 लाख पे 20% कितना आएगा?
8 लाख और 10 के ऊपर टू 16 लाख 30% ना, 6 लाख पे 30%, 1,80,000 टोटल 2,90,000 प्लस HEC एट द रेट 4%, 11,600 ना, टोटल करके टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, डन। हाँ लिख लो लिख लो। मैं तुम लोगों को जल्दी से इसका पार्ट सी के रेट्स भी बता देती हूँ, फिर इसी क्वेश्चन का पार्ट सी वाला क्वेश्चन घर से करके लेकर आना। ठीक है, डालो सी पॉइंट। सुपर सीनियर, अभी किसका पढ़ा था? सीनियर का है ना, अभी किसका पढ़ रहा है? सुपर सीनियर का। सुपर सीनियर सिटीजन, अगेन बात किसकी हो रही है? सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स की। सुपर सीनियर कौन होते हैं? एज 80 इयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर देखना है हमको। प्रीवियस ईयर में 80 साल के हो गए क्या, तो ये वाला रेट लगेगा। ठीक है, इनको थोड़ी सी और छूट दे दी, इनको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, 5 लाख के ऊपर वही रेट है ना। तो टोटल इनकम अप टू 5 लाख रेट इज नेट, है ना, डैश डाल देंगे अपन। ये 5 लाख इनके लिए बेसिक एक्सेप्शन। मोर देन 5 लाख टू 10 लाख बेटा रेट चेंज हुआ ही नहीं है। 5 लाख से 10 लाख वाला जो पोर्शन है ना, उस पर ये कितना, अब क्या होगा, 4 हिस्से होने की जगह इनकम के कितने हिस्से हो रहे हैं? 3। पहला हिस्सा 5 लाख का बना है, उस पर कुछ भी नहीं दिया गवर्नमेंट को। दूसरा 5 लाख से 10 लाख, कितना बंडल बना? 5 लाख का, उस पर 20% दे देंगे। और तीसरा 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम रही उतने का पोर्शन बना है, उस पर 30% गवर्नमेंट को दे देंगे, है ना। मोर देन 10 लाख 30%। ठीक है, चलो इसका जो पेज 13 का क्वेश्चन का सी पार्ट है वो करके लेकर आना, है ना। अभी अपन क्लास बंद करते हैं, लॉ की क्लास है। ठीक है, कल अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, तो कल की क्लास में एब्सेंट मत हो।